हेलो दोस्तों। नाउ यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको 2001 से 2019 तक बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का डिस्कस कराया जाएगा। अब यह फिजिक्स का 2001 में पूछा गया 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा, जो आपको दोस्तों यह अनुभव कराएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, बिहार पॉलिटेक्निक किस तरह की क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सुविधा होगा। अगर आप 2001 से 2019 तक सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन यही से फिर अगले एग्जाम में आता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही यूजफुल आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग अपने इरादे खो देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह खो देते हैं। तो इसी शब्दों के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट हम करते हैं कि एक स्वरित द्विभुज की आवर्तकाल 0.04 सेकेंड है, तो उसका आवृत्ति क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि आवर्तकाल को टी से सूचित करते हैं। टी बराबर 1/n होता है, n जहां आवृत्ति होता है। तो आपको आवर्तकाल दे दिया है, तो आवृत्ति निकालने के लिए तो n बराबर 1/t हो जाएगा। तो एक आपको दे दिया है टी का मान 0.004 सेकेंड। जब आप इसको बदलिएगा तो इसके बदले में आपको 250, ये दशमलव के बदला ऊपर 1000 हो जाएगा। 1000 को जब 4 से काटिएगा तो 250, मतलब आवृत्ति बराबर 250 हर्ट्ज होगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, यंग के गुणांक का मात्रक क्या है। यंग के एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो यंग के एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पूछ रहा है। तो परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है परमाणु के नाभिक में, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक में मात्र प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, इसलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1.5 वोल्ट में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो धारा का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। आपको V का मान दे दिया है 1.5 वोल्ट, और R का मान भी दे दिया है। तो I का मान, हमको धारा का मान पूछता है, तो इसके लिए हम 1.5 बटे में 15 जब भाग देंगे तो ये कटेगा, तो इसका आएगा 0.1 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कौन है, 0.1 एम्पियर, ये डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है तो इसीलिए प्रतिकर्षण होगा उसमें। तो इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि। अब जो जिस पर तैरेगा, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होता है, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होता है। तो पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो इसीलिए बर्फ का टुकड़ा का घनत्व कम होगा और पानी का घनत्व अधिक होगा। तो देखिए इसमें कौन नंबर ऑप्शन है, तो इसमें बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर है, 3 प्रतिरोध त्रिभुज एबीसी के रूप में संयोजित है। इसमें ए बी भुजा में 40 ओम और बीसी भुजा में 60 ओम और सीए भुजा में 100 ओम का प्रतिरोध है। तो बिंदु ए बी का मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग देखिए ऐसे है, यह त्रिभुज है एक, ये ए है, यहाँ ये बी है
और यहाँ सी है। आपको दे दिया है कि ए बी भुजा में 40 ओम है, ये भुजा में 40 ओम है, और आपको बी सी भुजा में 60 ओम है, ये वाला में 60 ओम है, और आपको सी ए में 100 ओम है, ये सी से ए तक में 100 ओम है। आपको यह दे दिया है तो आपको मध्य प्रभावी पूछ रहा है, तो जिसका निकालना है ए बी को हमको निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है। तो जिस ए बी को निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, जिसका निकालना है उसको गुना में लिखते हैं और जो बचा है उसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी का तो 40 है, तो ये हो जाएगा 40 गुने दोनों का जोड़ कितना होगा 60, और जो बच गया दोनों 60 और 100, तो 160 होगा। और जब तीनों को जोड़िएगा तो ये आपको 200 हो जाएगा। आपको जब काटिएगा तो काटने पर ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, और ये 4 दो बार में कट जाए तो 16 दूना 32, मतलब प्रभावी जो प्रतिरोध होगा ए बी के बीच वो 32 ओम होगा। तो ये ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग देखिए सिर्फ, और कैसे होता है, कौन सा सूत्र अप्लाई होता है उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसके संवेग क्या होगा। इसके संवेग हमको पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि यह यहाँ पे दिया गतिज ऊर्जा के सूत्र जानते हैं। संवेग के टर्म में जो होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र वो होता है संवेग का स्क्वायर, तो संवेग को पी से सूचित करते हैं, संवेग का स्क्वायर बटे 2m। ये होता है। अब हमको गतिज ऊर्जा दे दिया है 25 जूल दे दिया है, और आपको इसमें पूछ संवेग रहा है, और द्रव्यमान आपको 2 kg दे दिया है, तो पी स्क्वायर तो ऊपर रहेगा ही, और 2m यह द्रव्यमान आपको 2 kg दे दिया है, तो m की जगह 2। अब जैसे आपको पी स्क्वायर निकालना है, तो ये 2 दूना 4 और तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 25 गुने 4 बराबर पी स्क्वायर। 25 गुने 4 बराबर पी स्क्वायर होगा। तो यह आप जब p का मान निकालेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 10। तो आपका ये इसमें प्रभावी जो है इसका संवेग 10 ओम हो 10 किग्राम मीटर पर सेकेंड होगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यह -40 डिग्री और -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो दो आवेश आप जानते हैं कि कूलम्ब के नियम से Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, तो आर का मान जो है आधा कर दिया गया है, तो आर बटे 2 का ये होल स्क्वायर होगा। तो अब देखिए जब आर स्क्वायर तो होता ही है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 नीचे में है तो इसीलिए वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका 4 गुना हो जाएगा। जैसे देखिए 4 गुने Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। तो ये देखिए 4 गुना हो गया। ये इतना तो पहले कूलम्ब के नियम से होता ही है, लेकिन इसके बीच की दूरी जो आधी की गई इसके कारण यह इसका जो है बल 4 गुना हो जाएगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, किसी इंजन की शक्ति एक अश्वशक्ति है, तो इसका तात्पर्य है कि इंजन क्या है, तो जैसे जानते हैं कि 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो आपको पूछ रहा है एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो जूल में ही पूछ रहा है, जूल पर सेकेंड में। तो इंजन द्वारा किए गए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड होगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
5 सेमी और 10 सेंटीमीटर के नाभ्यंतर में 2 उत्तल लेंस खगोलीय दूरबीन बनाने के लिए लगाए गए हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब दोनों अनंत पर है तो लेंसों के बीच की दूरी क्या होगा? तो आप इसके लिए सूत्र होता है लेंसों के बीच, क्योंकि खगोलीय दूरबीन बनाया गया है तो लेंसों के बीच की दूरी निकालने के लिए d बराबर होता है ये दोनों लेंसों के जो ये फोकस दूरी है उसको f1 प्लस f2 अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा आप तो इसका दूरबीन की दूरी निकल जाएगा, लेंसों के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो एगो 5 दिया हुआ है f1, एगो 20 दे दिया है तो 5 प्लस 20 ये 25 हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट सी नंबर। आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार किस यंत्र से मापा जाता है? तो किसी पिंड का भार दोस्त कमानीदार तुला से मापा जाता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब आगे देखिए 14 नंबर, एक आदमी के आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है तथा तरंग की लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बच्चे की आवाज की तरंग लंबाई 4 मीटर है तो तत्समी आवृत्ति क्या होगा? मतलब आपको यहाँ सबसे पहले प्रकाश की वो सी बराबर जानते हैं कि एन लेमडा होता है, जहाँ एन वो आवृत्ति को सूचित करते हैं, लेमडा को तरंगदैर्घ्य से। तो यहाँ हमको इसका वेग मालूम चला जाएगा। वेग मालूम चलने के बाद जैसे यहाँ हमको दे दिया है एन और लेमडा, तो इससे वेग एन का मान आपको दे दिया है 150 हर्ट्ज। जब आदमी रहता है बोलता है तो और वो उसकी तरंग की लंबाई 2 मीटर है तो मतलब ये 300 मीटर पर सेकेंड उसका वेग हो जाएगा ध्वनि का। तो हमको सी का मान निकल गया 300 मीटर पर सेकेंड, वो ध्वनि का वेग हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जब बच्चा का तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है तो उसका आवृत्ति पूछ रहा है, तो हमको सी का मान निकल गया है। तो सी बराबर जानते हैं एन लेमडा है। आपको सी का मान 300 मीटर अभी अभी तुरंत निकला है और आपको यहाँ पे ये लेमडा का मान दे दिया है तरंगदैर्घ्य 4 मीटर। तो आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, तो ये 4 एन गुने 4। अब ये जब काटिएगा तो एन का मान आपको 75 आ जाएगा, 75 हर्ट्ज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। यदि ये पानी का इस क्षण ताप होगा, अब देखिए यह जब जमने वाला ही है तो इसका जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका ताप होगा तब ये जमेगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर है, प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर के समय ऊष्मा अधिक आती है, क्योंकि ऊष्मा अधिक आने का कारण इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य को जो है उस समय वो हमारे सर के ऊपर सूर्य का रोशनी आता है, जिससे उसकी दूरी कम तय करने को पड़ता है, जिससे हमें अधिक धूप लगता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम दूरी तय करना पड़ता है सूर्य के प्रकाश को। प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं करने का कारण इसलिए है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह कण वह आवेशित नहीं होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आवेशित होगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में ये विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल में जो है विध्रुवक का काम MnO2 करता है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है विध्रुवक का काम शुष्क सेल में करता है। तो इसका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, डायनमो उत्पन्न करता है। तो डायनमो जो है आपको विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, अवितन्य धागे के सहारे एक खोखले लोलक लटक रहा है, तो इसके आधे भाग को पारे से भर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? जब पारे से भर दिया जाएगा तो वजन बढ़ जाने के कारण इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में
दोस्तों आपके केवल आवेश जो रहता है वो संरक्षित रहता है, वह आवेश बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन और सब बढ़ता घटता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में है, एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान रहते हैं। एक बांध में जो जमे पानी रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहते हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर है, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो उसके प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। तो आप प्रारंभिक वेग आपको निकालने कहते हैं, तो आप ये सूत्र जानते हैं कि v² बराबर u² माइनस 2gh। आप जानते हैं कि जी गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है जो 19.6 मीटर गया है, और वेग जो v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है। जब वह 19.6 मीटर पर जाएगा तो उसका अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा। तो v² बराबर 0 हो जाएगा। आपको तो u² पूछ ही रहा है, तो u² ही ये रहेगा। आपको 2 और g का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये इतना ही रहेगा। और आपको h का मान दे दिया है 19.6। 19.6 जो है ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 19.6 मीटर तक वो ऊंचाई में जाता है। तो h का मान तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, तो h का मान वहां से हम ले लेंगे। तो इसके जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने के बाद आपको इसका आंसर जो है 23 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको दोस्त इसका आंसर जो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर 16.9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसीलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दे दिया है। तो पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो इसके जिसके सापेक्ष पूछ रहा है तो उसको नीचे रखेंगे, और जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे। तो ये पानी का कांच के सापेक्ष, तो पानी को ऊपर, और जिसके सापेक्ष है कांच के सापेक्ष तो कांच को नीचे रखेंगे और अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। इसका हो जाएगा 4/3 बराबर रहेगा यहाँ पे 3/2। जब यह फिर एक सीधा जब होगा उल्टेगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। अब क्षमता बराबर जानते हैं कि फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता को P से सूचित करते हैं, तो P बराबर 1/f होता है। अब 1/f होता है तो आपको दे दिया है फोकस दूरी, और उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा तो आपको 1/10 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी फोकस दूरी जो क्षमता निकालते हैं तो मीटर में होता है, तो 1/10 जब इसको मीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 ऊपर होगा बटे 10, जब इसको काटिएगा तो ये 10 डायप्टर आएगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस में आंसर आ रहा है क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो इसकी क्षमता प्लस में ही होगा, तो इसीलिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 है, एक गोलीय दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा। आप लोग आवर्धन बराबर जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन होता है। तो आपको दे दिया है यह जो आवर्धन, आप आवर्धन निकालने के लिए सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आपको दे दिया है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 30 सेंटीमीटर दे दिया है, और यह दोनों गोलीय दर्पण है इसीलिए -30 होगा, और बटे में -6 सेंटीमीटर होगा। अब ये 6 से माइनस कट गया, और ये 6 से 30 भी कट जाएगा 5 बार में, तो आवर्धन आपको 5 होगा। तो इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जानते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो ये जान जाइए 9.46 लगभग 10 के बराबर है। 10 से थोड़ा ही कम है, तो इसीलिए 9.46 को 10 के बराबर हम मान लेंगे। और 10 के बराबर जब मान लेंगे तो 10 गुने 10 के पावर 15, तो गुना पावर जुड़ जाता है, क्योंकि 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर 16 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 10 के पावर 16 मीटर होता है, तो इसीलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, एक बल एक की द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड त्वरण का उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहते हैं। तो 1 मीटर पर तो आप जानते हैं इस बल बराबर जो होता है ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पीयर धारा का अर्थ है, 1 एम्पीयर का धारा का अर्थ है जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बटे टी। तो क्यू होता है कूलम्ब और टी होता है सेकेंड एसआई मात्रक, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड, तो यह ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का कारण क्या है। तो उगते समय और डूबते समय भी आप देखते होंगे कि सूर्य लाल दिखाई देते हैं, तो यह नीले एवं बैंगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है और सब रंगों बाहर में छितरा जाता है और हम सिर्फ लाल को ही देख पाते हैं, इसलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बड़ी ही हैसियत के साथ 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह पॉलिटेक्निक 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और थोड़ा आपको यह कोई फालतू का क्वेश्चन अपने सेट नहीं किया गया है, यह जो पूछा गया है वही क्वेश्चन को आप लोगों के बीच डिस्कस कराया गया है। तो आप लोगों से कह दे कि यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का यह चैनल आप लोगों को डिस्कस प्रोवाइड जल्द ही कराएगा। अभी फिजिक्स का एक एक वीडियो डेली अपलोड हो रहा है, वो आप लोग देखिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको एग्जाम में जरूर सफलता, यह अगर आप 2019 तक पूरे सेट का डिस्कशन कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद दोस्तों, तो आगे फिर मिलेंगे।